गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल हम अपने जो टॉपिक पे चल रहे थे वो मुख गुहा में यानी कि वक्कल कैविटी में चल रहे थे, और उसमें हमने जीव को कंप्लीट कर लिया है ना। एक संरचना थी ना जीव, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और कल जो हमने नोट्स लिखे थे वो लिखे थे अपने दंत के बारे में, टीथ के बारे में। ठीक है भाई, थोड़े से आज छालों की प्रॉब्लम है जीभ में, मेरी जीभ में टंग पर छाले हो चुके हैं भाई। थोड़ा बोलने में हो सकता है आवाज़ थोड़ी स्लो हो ना, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करना यार, थोड़ा तो करना सीखो ना। तो चलिए जुड़ जाते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो इंटरेस्ट तो आ रहा है ना आपको? बिल्कुल है। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गई होगी शायद आपको अब। चलिए, तो आपका भी बहुत सारा सपोर्ट है तो मुझे और मतलब जुनून उत्पन्न होता है कि भाई आपको जितनी नॉलेज प्रोवाइड कराए करा दी जाए। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन हमारा एंड तक चलना चाहिए भाई, ताकि आपको मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता जाए। तो एक एक कंसेप्ट हम अभी क्लियर करते जा रहे हैं। तो अभी मैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो दंत रहेगा, टीथ रहेगा। और हम टीथ के बारे में जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी नॉलेज प्रोवाइड गेन करेंगे। ठीक है, मेरी जीभ टकरा रही है मेरे दांतों से ना, जो अल्सर है, जो छाला है ना, वो मुझे पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है। ठीक है, हाँ एब्डोमिनल। हाँ, ये छाले होते क्यों हैं, अल्सर क्यों होते हैं, मैं आपको बता दूं। डाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब या पाचन संबंधी प्रॉब्लम, या जो डेली रूटीन का जो खान पीन होता है वो चेंज, कहने का मतलब है जो हम खान पीन करते हैं ना, तो खाने पीने का टाइम यदि बदल जाता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है ना। और जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, एब्डोमिनल बोलते हैं अपने उदर वाले पार्ट को, तो यहाँ पे जो गर्मी होती है ना, उस गर्मी की वजह से अल्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, मुंह के जो छाले होते हैं ना उनका सीधा संबंध एब्डोमिनल पार्ट की गर्मी से होता है भाई, है ना। तो चलिए, तो बात करते हैं आज हम दंत के बारे में भाई। दंत समझेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ आज हम समझेंगे। तो कल नोट्स तो हमने इसके बना लिए थे, अभी जो कुछ और पॉइंट है वो मैं आपको आगे ऐड करा दूंगा, और कोई टॉपिक है वो हम लिखेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले आज हम अभी अपने दंत के बारे में जो कुछ मैंने लिखाया है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर जानेंगे। केवल आपका कंसंट्रेट, केवल आपका ध्यान चाहिए, है ना। किस पे ध्यान? एक तो मेरी लैंग्वेज पर, एक मेरे वर्डों पर, कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्या शब्द मैं लिख रहा हूँ। केवल आपका यही कंसंट्रेट होना चाहिए भाई, है ना। बिल्कुल अपने तन मन से, धन से नहीं, तन मन, वैसे बोलते तन मन धन, लेकिन तन और मन से जुड़ना है भाई, धन से मत जुड़ना। ठीक है, चलिए दंत, टीथ के बारे में आज हम बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि कल आपसे कहा था कि भाई दांतों का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है, दांतों का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है हम उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दांतों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ टूथ आर नोन एज ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, या बायोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं? तो वो ब्रांच होती है ओडोंटोलॉजी। क्या होती है भाई? ओडोंटोलॉजी। तो कल मैंने आपको फिर एक पॉइंट बताए थे कि हमारे जो दांत होते हैं, मानव के जो दांत होते हैं वो द्विवार दंती होते हैं। कैसे होते हैं भाई? द्विवार दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं। कैसे होते हैं? गर्त दंती होते हैं। और होते हैं हेटेरोडेंट यानी कि विषम दंती। तो मानव के जो दांत हैं मैं उनको डाइफायोडोंट यानी कि द्विवार दंती, गर्त दंती यानी कि थीकोडोंट, विषम दंती यानी कि हेटेरोडोंट कहते हैं। रीजन सुनिए भाई, एक एक पॉइंट को क्लियर करना। मानव के दांतों को द्विवार दंती इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव के जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। ठीक है, एक बार आते हैं अस्थायी दांत और फिर आते हैं स्थायी दांत, टेम्परेरी और परमानेंट। एक तो होते हैं भाई अस्थायी दांत। कैसे दांत होते हैं?
अस्थायी दांत होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है 20। ध्यान से सुनना, जिनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है। और इनको आप किस नाम से जानते हैं भाई? मिल्क टीथ, दूध के दांत। और ये जो दूध के दांत होते हैं ना, वो लगभग जो 20 है वो 2 से 2.5 साल की एज में ये कंप्लीट हो जाते हैं भाई। कौन से दांत? अस्थायी दांत। तो पहले जो दांत होते हैं जो बचपन की एज में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं अस्थायी दांत, जिनकी संख्या होती है 20, या आप उनको दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कह सकते हैं। और दूसरे में स्थायी दांत की बात करूं, मैं परमानेंट टीथ की बात करूं, तो इनकी संख्या होती है 32, जिन्हें आप छाछ के दांत कह सकते हैं। बोल देना, कोई सुनने वाला नहीं है, बोल देना है ना, छाछ के दांत। ठीक है भाई, है ना। तो 20 तो होते हैं भाई आपके दूध के दांत। किसके दांत होते हैं? दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। अच्छा, दूध के दांत का मतलब यहाँ पे क्या है? दूध के दांत का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है ना, जब दूध पीता है, जब अपनी माँ का दूध पीता है, उस समय उसके दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, इसलिए हम इसको दूध के दांत कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है छोटे बच्चे के दांत केवल, है ना। और 5 से 6 साल का जब वो हो जाता है, मैंने कल आपको कुछ डेटा अवेलेबल कराया था कि प्रथम जो दंत होते हैं वो बच्चे की 6 माह की उम्र में प्रारंभ हो जाते हैं ना। 6 माह की उम्र में दांतों का आना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे पहले जो दांत आते हैं वो ये सेंट्रल इंसाइजर आते हैं। देखो ये वाले 2 दांत नीचे की तरफ वाले आते हैं, ठीक है। तो द्विबार दंती किस लिए बोलते हैं? क्योंकि मानव के जीवन काल में 2 बार दंत आते हैं, एक बार अस्थायी और एक बार स्थायी। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये धीकोडोंट क्या है या गर्त दंती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो गर्त मीन्स होता है गड्ढा। गर्त मीन्स क्या होता है? गड्ढा। और दंती माने दंत। तो एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि जो दांत होते हैं ना, हमारे दांत जो होते हैं वो गर्त में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं भाई? गर्त में। जो हमारे गम है, मसूड़े हैं, गम वो वाला गम नहीं भाई, ठीक है, गम माने मसूड़ा, ठीक है। तो जो मसूड़े वगैरह होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं कौन? हमारे दांत धसे हुए रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना जैसे कोई गड्ढे में धसे हुए हों, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गर्तदंती हमारे दांतों को। और विषमदंती क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं ना वो एक समान प्रकार के नहीं होते, इसलिए हम उनको विषमदंती कहते हैं। जबकि चूहा गिलहरी जो होते हैं ना, चूहा गिलहरी, उनके दांत होते हैं समदंती। उनके दांत कैसे हैं भाई? समदंती, है ना। क्यों? क्योंकि जितने भी दांत हैं वो सब की सब उनके कैसे होते हैं भाई? सब की सब समान होते हैं, मतलब आकृति में, कार्य में समान होते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं केवल भाई वो। तो इसलिए उनको बोलते हैं समदंती। लेकिन हम कौन है? विषमदंती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं ना, तो इसलिए हम उसको विषमदंती हुए। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए तीनों, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कल हमने एक इंपॉर्टेंट बात की थी। अब मैं चलता हूं अपने डेंटल फॉर्मूला पर, दंत सूत्र पर, और इस दंत सूत्र से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो नीट में पूछे गए थे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं दंत सूत्र बताता हूं, उसके बाद हम यहीं पर अपने जो दांतों के टाइप हैं वो भी पढ़ते हुए चलेंगे। ये जो दांतों के प्रकार है ना, कृंतक और ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले हम डेंटल फॉर्मूला पे बात करते हैं। ये जो डेंटल फॉर्मूला है ना, ये डेंटल फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अब किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, कैसे आते हैं, वो सारी कुछ नॉलेज अभी हमें यहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो देखिए भाई, यहाँ पर एक तो है वयस्क और एक है बच्चे, ठीक है भाई। तो वयस्क के डेंटल फॉर्मूला को आपको याद रखना है 21-23 मल्टीप्लाई 2। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी। यहां आपको लिखना है ICPM, ठीक
ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं भाई कि आखिर ये डेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं 1998 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क, है ना, कि व्हाट इज राइट डेंटल फॉर्मूला, कि सही दंत सूत्र क्या है। तो ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दंत सूत्र पूछा गया था नीट में, आप इसको लिख लेना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आखिर ये ICPM और इनका मतलब क्या होता है। तो जरा ध्यान से सुनना। देखिए भाई, ये तो है हमारे ऊपर का जबड़ा और ये वाला है नीचे का जबड़ा, दो जबड़े हो गए। ये तो ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। तो ये ICPM का मतलब आप सबसे पहले समझो। देखो, आई को बोलते हैं इंसाइजर, क्या बोलते हैं भाई, इंसाइजर, और इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। वहीं मैं कैनाइन की बात करूं, कैनाइन को बोलते हैं रदनक। पी से होता है प्रीमोलर, क्या होता है, प्रीमोलर, जिनको हम बोलते हैं अग्रचर्वणक। और एम से होता है मोलर, जिनको हम बोलते हैं चर्वणक, ठीक है। तो ये आपको शायद मतलब समझ में आ गया होगा कि ICPM का मतलब क्या है। कल मैं इनके बारे में नोट्स लिखा चुका हूं। तो देखिए भाई, आई का मतलब होता है इंसाइजर, और इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक दंत। कौन से दंत, कृंतक। सी का मतलब होता है कैनाइन, और कैनाइन को हम बोलते हैं भाई रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। पी मीन्स होता है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में बोला जाता है अग्रचर्वणक। एम जिसका मीन्स होता है मोलर, जिसे हम बोलते हैं चर्वणक। तो ये ICPM का मतलब आप समझे सबसे पहले कि आखिर ये ICPM का मतलब क्या है। तो एक एक चीज को हम सबसे पहले यहीं पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी संख्या देखते हैं भाई। देखिए, आई की बात करें, आई मीन्स क्या है, इंसाइजर। तो इनकी संख्या बोलो, यहां पर 2/2 लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला तो हमें याद हो जाएगा ना, 2123/2123 मल्टीप्लाई 2 और ICPM, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए, 2 से दोनों तरफ गुणा होगा, 2 से इधर गुणा कीजिए, कितना आएगा, 4/2 से इधर कीजिए, कितना आएगा, 4। तो ये संख्या केवल कौन से दांतों की है भाई, इंसाइजर दांतों की है। कितनी, 4 दांत तो ऊपर के जबड़े में और 4 दांत नीचे के जबड़े में। टोटल संख्या इसकी कितनी हो गई भाई, 8 हो गई। कौन से दांतों की, इंसाइजर दांतों की। तो आपको पता चल जाएगा ना कि इंसाइजर या कृंतक दांत संख्या में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। इस फॉर्मूला से संख्या हमें पता चलेगा, इस फॉर्मूला से 2123/2123 मल्टीप्लाई 2, ऐसा करने से हमें इसके दांतों की संख्या पता चलेगी। हमारे टोटल 32 दांत होते हैं ना, वो हम देख रहे हैं। जैसे 2 का गुणा ऊपर किया, 2 से 2 दूना 4 और ये 4, तो 4 दांत तो ऊपर के जबड़े में मिलेंगे कृंतक, और 4 दांत नीचे के जबड़े में। अरे भाई, 2 जौ होते हैं हमारे, 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ये 8 दांत हो गए। वहीं मैं बात करूं कैनाइन की, तो ये कैनाइन है, ये वाला कैनाइन। तो देखो कैनाइन में देखो, 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे, कितने दांत हुए, टोटल 4 दांत हुए ना कैनाइन। ये रहा कैनाइन वाला, एक एक आ रहा है ना, तो 1 का गुणा 2 से, तो 2 दांत हो गए ऊपर और 2 दांत हो गए नीचे, तो टोटल 4 दांत होते हैं कैनाइन। वहीं मैं बात करूं प्रीमोलर की, प्रीमोलर को आप बोलते हैं छोटी दाढ़। क्या बोलते हैं भाई, छोटी दाढ़ या अग्रचर्वणक। तो इनकी संख्या अब तो आप खुद बता सकते हैं, 4। तो टोटल छोटी दाढ़ कितनी है भाई, 8, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लास्ट मोलर दंत के बारे में, ठीक है। मोलर दंत जिनको हम चर्वणक यानी कि बड़ी दाढ़ बोल के चलते हैं। तो जो मोलर दंत होते हैं उनकी संख्या देखो, 6 तो ऊपर और 6 नीचे, टोटल संख्या कितनी भाई, 12, ठीक है। तो इस डेंटल फॉर्मूला से हम अपने जो 4 प्रकार के दंत होते हैं, इस डेंटल फॉर्मूला से जो हमारे 4 प्रकार के दंत होते हैं, हम उनकी संख्या हम
ज्ञात कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा डेंटल फॉर्मूला, है ना। तो 8 दांत इंसाइजर, 4 दांत कैनाइन, 8 दांत प्रीमोलर और 12 दांत मोलर। काउंट कर लेते हैं, 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 28 और 4 32। तो इस प्रकार टोटल 32 दंत होते हैं हमारे वक्कल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर। तो ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया डेंटल फॉर्मूला का, ठीक है भाई। आज मैं थोड़ा छालों की वजह से ऐसे कुछ मान लीजिए भाई, है ना, नहीं बाकी बहुत अच्छा ये टॉपिक है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी जो जीभ है ना, ये दांतों से टकराती है और बहुत तेज पेन करती है ना, क्योंकि जीभ पर ही छाला हो रखा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे तेज बोलने की, या है ना बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की, जितना मेरे से हो रहा है भाई। तो ये वयस्क का डेंटल फॉर्मूला, ये किसका डेंटल फॉर्मूला है भाई? ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। एक एडल्ट की हम बात करें तो उसमें टोटल 32 दंत होते हैं। और दांतों की संख्या यदि हमें पूछे, कोई दांतों की संख्या के बारे में हमसे यदि पूछे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें पता है कि दांतों की संख्या कितनी होती है। कोई सा भी दांत आपसे पूछ ले विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको डेंटल फॉर्मूला याद है। आपको क्या याद है? आपको डेंटल फॉर्मूला याद है, 2123/2123 मल्टीप्लाई टू ICPM। आई का मीन्स इंसाइजर होता है, सी का मीन्स कैनाइन होता है, पी का मतलब प्रीमोलर होता है और एम का मतलब मोलर होता है, ठीक है भाई। इंसाइजर को कृंतक, कैनाइन को रदनक, प्रीमोलर को अग्रचर्वनक और मोलर को चर्वनक कहा जाता है। तो संख्या में कोई डाउट, या हम हर प्रकार के दांतों की संख्या बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पर इनके कार्य की बात कर लूं। अभी जरा ध्यान से सुनिए। अभी आपके पास नोट्स हैं, जो देखो जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको नोट्स वाली कॉपी जरूर अपने साथ रखनी है, ठीक है। तो नोट्स निकालिए और नोट्स में देखिए जो मैंने कल आपको दांतों के प्रकार बताए थे, ठीक है, बताए थे ना। तो वहां हम बात करते हुए चलेंगे कि भाई सबसे पहले हमारे पास है कृंतक दंत। कौन से दंत? कृंतक। कृंतक को बोला जाता है इंसाइजर। तो मैंने यहां पर लिखाया हुआ है कि इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। और ये जो होते हैं वो भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं, है ना, काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार आपको दांतों की अरेंजमेंट बता देता हूं कि कौन से दांत कहां पर कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो नुकीला दांत है ना, नुकीला दांत आपने टच किया है, नुकीला दांत ये वाला, यहां ये वाला, ठीक है, इधर पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इस नुकीले दांत को छोड़कर इधर से आप लीजिए, इधर से देखो, ये जो नुकीला दांत है ना, आपके निचले जबड़े में 2 नुकीले दांत दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 नुकीले दांत है ना। इन दोनों नुकीले दांतों के मध्य में एक ये नुकीला, एक ये नुकीला, इन दोनों नुकीले दांतों के मध्य में आपको 4 दांत तो नीचे और 4 दांत ऊपर दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही जो 4 दांत जो नीचे और ऊपर हैं वो ही आपके कृंतक दंत हैं, ठीक है। इन्हें हम सबसे सुंदर दांत बोलते हैं। ये सबसे सुंदर दांत होते हैं जो फावड़े जैसी आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? फावड़े जैसी आकृति के होते हैं। तो ये हैं आपके कृंतक, देखो ये वाले, ये सबसे चपटे जो दंत है ना, ये जो ये नुकीला दंत है, इसके जस्ट साइड में जो इधर से प्रारंभ हो रहे हैं वही आपके कृंतक दंत हैं। और कृंतक दंतों का काम होता है भोजन को काटने का। तो सुनिए, जब कभी भी हम रोटी खाते हैं, है ना, तो रोटी का टुकड़ा लेते हैं ना, तो हम हमेशा उसको यहां से ऐसे खाते हैं और ऐसे उसको पकड़ते हैं, उसको काटते हैं, ठीक है। कभी भी कोई ऐसे तो नहीं खाता, ऐसे देखो, आपने रोटी ली, आपने टुकड़ा लिया, कोई ऐसे यहां से तो नहीं रखता भाई, इस स्थान से तो नहीं रखता कि यहां से काटे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कहां से लेते हैं हम? बिल्कुल यहां से, सेंटर से काटते हैं ना रोटी के टुकड़ा को। तो जो दांत हमारे सेंटर में होते हैं मुख में, वही दांत हमारे कौन से होते हैं भाई? कृंतक होते हैं। ये 4 दांत आपको दिख जाएंगे, 2 नुकीले दांतों के मध्य 4 दांत आपको नीचे दिखेंगे और 2 नुकीले ऊपरी जबड़े के जो मध्य आपको 4 दांत फिर दिखेंगे। तो टोटल 8 दांत हमारे होते हैं कृंतक।
जिनका काम होता है भोजन को काटने का, और जो और जंतु होते हैं उनमें कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको और इजीली समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करूं मैं कैनाइन की रदनक की, तो देखो 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे, टोटल संख्या 4। तो जो मैं नुकीले दांतों की बात कर रहा हूं ना, ड्रैकुला वाले दांत, ड्रैकुला वाले दंत, ड्रैकुला का नाम सुना है, एक हॉलीवुड की मूवी थी ड्रैकुला। मतलब जो भी ड्रैकुला टाइप में होते हैं तो वो अपने ऐसे 2 दांतों को निकाले रहते हैं ना, नुकीले दांतों को। तो वही आपके कैनाइन दंत है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाले, ये नुकीले आप दांत टच करके देख सकते हैं। 2 आपको ऊपर मिलेंगे, 2 आपको नीचे मिलेंगे। तो टोटल 4 दांत आपके होते हैं कैनाइन, जिनको आप बोलते हैं रदनक। और जो ये रदनक दंत होते हैं ना, वो मांसाहारी जीवों में देखने को मिलते हैं। कौन में देखने को मिलते हैं भाई? हाँ बिल्कुल, हम मांसाहारी जीव हैं भाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो नहीं, हम तो वैसे सर्वाहारी हैं, वैसे तो हम सर्वाहारी हैं, पर मांसाहारी भी तो हैं भाई। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी का मतलब होता है 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी, और एक होते हैं सर्वाहारी। तो हम सर्वाहारी हैं क्योंकि हम कुछ भी भोजन कर सकते हैं, है ना। कुछ स्पेशल मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर है, तो वो कभी भी घास फूस वगैरह वो नहीं खाता है क्योंकि वो मांसाहारी है स्पेशल। और खरगोश, हिरण वगैरह ये टोटल शाकाहारी हैं, वो मांस वगैरह कुछ नहीं खाते, है ना। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें कैनाइन दांत नहीं होते, क्योंकि कैनाइन दांत की जो उपस्थिति है वो मांसाहारी प्रवृत्ति को शो करती है, क्योंकि ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमोलर की। तो प्रीमोलर के बारे में अभी समझ लेना, ये जो क्वेश्चन आया है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। प्रीमोलर में देखो, इनको अग्रचर्वणक बोलेंगे, इन्हें हम छोटी दाढ़ कहते हैं। तो संख्या आप आसानी से कह सकते हैं, है ना। और इनका काम होता है भोजन को चबाने का। ठीक है, वही मैं बात करूं मोलर की, तो मोलर की मैं बात करूं तो क्या होता है भाई? मोलर में आप देख पा रहे हैं 6 मोलर ऊपर और 6 मोलर नीचे, टोटल 12 मोलर, यानी कि चर्वणक दांत 12 हो गए। और इनको हम बड़ी दाढ़ बोलते हैं, और इनका भी काम भोजन को चबाने और पीसने का होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे वयस्क का डेंटल फॉर्मूला। तो विद एक्सप्लेन आपको पता चल गया डेंटल फॉर्मूला क्या है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला के बारे में। तो यहां से मैं इसको मिटा दूं भाई, है ना। अब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन तो नीट टाइम्स में यही पूछा गया था कि सही डेंटल फॉर्मूला कौन सा है। तो आपको 21-23 चुनना था वहां पे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब हम बात करते हैं भाई बच्चे का जो दंत सूत्र है वो क्या है। यहां से क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2102 y 2102 मल्टीप्लाई 2 और वही ICPM। ठीक है भाई, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए 8 दांत तो हमारे इंसाइजर हो गए, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। और 4 दांत इसके क्या हो गए भाई? कैनाइन हो गए। 4 दांत कौन से हो गए? कैनाइन हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि भाई जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो प्रीमोलर दंत है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 0 होती है। प्रीमोलर की, उन प्रीमोलर की संख्या कितनी है भाई? 0 होती है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ईयर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिए। मैंने कल आपको लिखाया था कि बच्चों में अग्रचर्वणक या प्रीमोलर दंत अनुपस्थित होते हैं, लिखाया था ना मैंने। उसके आगे आप नी टाइम्स कर लेना भाई। अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था, उस एग्जामिनर की थ्योरी समझो आप। उस एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन किया मैं आपको बता रहा हूं, थ्योरी पढ़ रहा हूं। कि एक 2 साल का बच्चा प्ले स्कूल में एडमिट होता है, हाँ एडमिशन लेता है। एक 2 साल का बच्चा है जो प्ले स्कूल में एडमिशन लेता है, तो स्कूल के माध्यम से उसका टूथ चेकअप होता है। क्वेश्चन है ये कि एक 2 साल का बच्चा है, उसने प्ले स्कूल में एडमिशन लिया और स्कूल के थ्रू
किसी डॉक्टर ने उसका टूथ चेकअप किया, दांतों का चेकअप किया, तो बताइए उस डॉक्टर को कौन से दांत उस बच्चे के अंदर दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? प्रीमोलर दंत अनुपस्थित होते हैं। कौन से दंत अनुपस्थित होते हैं भाई? प्रीमोलर दंत अनुपस्थित होते हैं। तो यही इस प्रकार का क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन की परिभाषा आपने पढ़ ली होगी, कैसे दिया उसने, घुमा देता है क्वेश्चन को, केवल घुमा देता है, आंसर वही रहता है। क्योंकि जब उसने कहा है कि यार 2 साल का बच्चा है और उसको किसी प्रकार के दंत दिखाई नहीं दे रहे, यार सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों में प्रीमोलर अनुपस्थित होते हैं, तो हम बोलेंगे सर उसमें प्रीमोलर दंत नहीं है। तो ये राइट आंसर था उसका। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि प्रीमोलर दंत अनुपस्थित होते हैं छोटे बच्चों में। वही मैं और बात कर लूं तो जरा एक बात पे और ध्यान देना कि यहां पे जो मोलर है वो 8 हैं, 8 मोलर। जो बड़ी दाढ़ है वो कितनी है भाई? 8 है। 2 दूना 4 और 4 8। जबकि वयस्क में बड़ी दाढ़ कितनी होती है भाई? 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर बच्चों में कौन से मोलर दंत अनुपस्थित हैं। यदि देखो, यदि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि छोटे बच्चों में कौन सा मोलर दंत अनुपस्थित होता है, मोलर, अरे भाई ये मोलर है लास्ट वाला, और मोलर वयस्क में 12 होते हैं। 21 23 भाई, 21 23 फॉर्मूला था ना, तो 3 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बच्चों में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना बच्चों में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक एक मोलर दंत जो है वो अनुपस्थित है, और एक एक का मतलब क्या हुआ? 2 दूना 4 हो गए, 2 बाई 2 4 मोलर दंत अनुपस्थित हो गए। तो ये जो मोलर दंत है वो कौन सा मोलर दंत है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मोलर दंत होता है थर्ड मोलर दंत। कौन सा भाई? थर्ड मोलर दंत। अब ये थर्ड मोलर दंत क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं एक बात, जरा ध्यान सुनो। हमारे 2 जबड़े हैं, एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा, ठीक है। इन जबड़ों में भी जो दांतों के भाग हैं वो 2 बांट दे। देखो सुनना मेरी बात को, ये नीचे का जबड़ा है, ये सेंटर वाला पार्ट है, एक पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा, ऐसे ही होंगे ना। तो हमारे जो दांत होते हैं ना वो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। दोनों साइड में कैसे? देखो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये निचला जबड़ा है। अब आप देखना भाई एक बार, ये निचला जबड़ा है, या आप यहां से आप क्लियर समझ जाएंगे। ये निचले जबड़े का ये सेंटर पार्ट है। तो इस सेंटर पार्ट में क्या होता है? इस प्रकार के 4 दंत होते हैं भाई। ये 4 दंत आपको बिल्कुल सेंटर में दिख रहे हैं, ठीक है। फिर इनके दोनों साइडों में होते हैं ऐसे नुकीले दंत। ये नुकीले दंत हो गए, है ना। तो ये तो आपके कौन से दंत हैं भाई? कृंतक। और ये आपके कौन से दंत हैं? रदनक, ठीक है। अब होगा क्या? अब आपके कृंतक और रदनक तो कंप्लीट हो गए। निचले जबड़े में सेम व्यवस्था होती है ऊपर के और निचले जबड़े में, केवल मैं आपको अरेंज करना बता रहा हूं। अब हमारे बात आती है छोटी दाढ़ और बड़ी दाढ़ की। तो छोटी दाढ़ भी 8 होती है ना, 8 होती है ना। तो सुनिए, 4 छोटी दाढ़ तो होंगी इधर, 1 2 3 4, 4 छोटी दाढ़, और 4 ही छोटी दाढ़ होंगी इधर, 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं? देखो ये सेंटर पार्ट हो गया, तो हर पार्ट ऐसे ऐसे बट गए, डिवाइड हो गए। कहने का मतलब है 16 दंत नीचे होंगे, 16 ऊपर होंगे। तो उसमें भी 8 दंत इधर साइड में और 8 दंत इधर साइड में, ऐसे होते हैं। देखो सेम दंत, ऐसे में इसको सेंटर कर दूं तो 2 कृंतक इधर वाले पार्ट में, 2 कृंतक इधर वाले पार्ट में, 1 कैनाइन उधर, 1 कैनाइन इधर, 4 अग्रचरणक उधर और 4 अग्रचरणक इधर। अब आप समझ पाए, ठीक है। अब कौन सी बात आएगी? बड़ी दाढ़ की। तो बड़ी दाढ़ देखो अभी मैंने 4 4 बनाए ना, ये तो टोटल है, ये तो टोटल है।
क्योंकि हमारे ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4, इस प्रकार टोटल 8 होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था भाई। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारी अब छोटी दाढ़ है वो संख्या में कितनी है भाई? 2 तो इधर वाले पार्ट में और 2 उधर वाले पार्ट में। कौन? छोटी दाढ़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, अब बात आती है हमारे किसकी भाई? मोलर की। तो मोलर होते हैं 12, तो 6 होंगे नीचे और 6 होंगे ऊपर। अब 6 के भी नीचे 2 डिवाइड है ना, तो सिंपल सी बात है, 3 मोलर आ जाएंगे इधर वाले पार्ट में और 3 मोलर आ जाएंगे इधर वाले पार्ट में। आई की बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे डिवाइडेशन होता है हमारे दांतों का। ये 3 मोलर दंत इधर और ये 3 मोलर दंत इधर, तो निचले जबड़े में मोलर टोटल कितने हो गए भाई? 6, और 6 ही होंगे, ऊपर तो 12 हो गए ना। इस प्रकार के होते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दंत इस प्रकार होते हैं हमारे। ठीक है, अब वो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में एक तो ये प्रीमोलर अनुपस्थित होते हैं, ये रहे अनुपस्थित, और एक जो ये तीसरा मोलर दंत है। अब आपको समझ में आ गया ये तीसरा मोलर दंत का मतलब क्या है, कि आखिर हम इसको थर्ड मोलर दंत क्यों कहते हैं। देखो सुनो भाई मेरी बात, ये तीसरे मोलर दंत का मतलब ये नहीं है कि तीसरे नंबर का टोटल में से, मतलब 12 मोलर दंत में से तीसरे नंबर का, ये मतलब नहीं है। थर्ड मोलर दंत होता है हर पार्ट का। सुनो ध्यान से, इधर भी 2 मोलर और इधर भी 2 मोलर, सेम जो हमारा ऊपर का जबड़ा होगा ऐसे, उसमें भी इधर 2 मोलर होंगे और इधर 2 मोलर होंगे। ऐसे ही दंत होंगे ना, टोटल होंगे नहीं होंगे। अब होता क्या है कि यदि मैं इस स्थान पर, देखो आपके 2 मोलर हैं केवल, जब आप बच्चे हैं तब आपके 2 मोलर हैं, तो ये जो तीसरा मोलर दंत आएगा ये वाला, तो 1 मोलर यहां पे आएगा, 1 थर्ड मोलर यहां पे आएगा, 1 थर्ड मोलर यहां पे आएगा और 1 थर्ड मोलर यहां पे आएगा। तो टोटल 4 दंतों की वृद्धि हो गई, हुई कि नहीं हुई? क्योंकि तीसरा मोलर दंत की साइट कितनी हो गई? 4, क्योंकि हमारे 2 तो जबड़े हैं और दोनों जबड़ों के 2-2 पार्ट हैं। तो अब बताओ, 2 मोलर तो ऑलरेडी हैं, तो तीसरा जो इनके साथ वाला मोलर है वो कब आता है? वो 21 साल की एज में आता है। कहने का मतलब है 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मोलर दंत आता है। कौन सा? तीसरा। अब आपको समझ में आ गया कि हम इसको थर्ड मोलर दंत क्यों कहते हैं। इसके पीछे रीजन है थर्ड मोलर दंत कहने के। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर जबड़े के जो पार्ट होते हैं उसमें 2-2 मोलर दंत प्रेजेंट होते हैं। वयस्क में होते हैं 3-3 मोलर दंत। देखो 4 पार्ट हो गए ना आपके, 2 तो जबड़े और दोनों जबड़ों के 2-2 भाग, तो 3-3 मोलर दंत व्यवस्थित करिए, 12 दंत हो जाएंगे मोलर। बच्चों में होते हैं 2-2 का सेट, मतलब 8, तो 1-1 मोलर दंत आप चारों जगह बढ़ाएंगे तो वही दोबारा से 12 हो जाएंगे ना। तो जो तीसरा मोलर दंत है उसी को हम थर्ड मोलर दंत के नाम से जानते हैं। अब आपको पता चल गया क्या थर्ड मोलर दंत क्या होता है भाई? पता चल गया थर्ड मोलर दंत, समझ में आ गया कि हम इसको क्यों थर्ड मोलर दंत कहते हैं, क्योंकि ये तीसरे नंबर का है हर पार्ट में। समझ गए? इसलिए इसको थर्ड मोलर दंत कहते हैं। अब जो ये थर्ड मोलर दंत है ना, इसे हम बोलते हैं अक्लदाढ़। क्या बोलते हैं? अक्लदाढ़, यानी कि विजडम टूथ। तो मैं आपको बता दूं, तीसरे मोलर दंत का अक्लदाढ़ से मतलब अक्ल से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरे मोलर दंत का अक्ल से कोई रिलेशन नहीं है। केवल हम इसको अक्लदाढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस एज में आता है तब तक हम समझदार हो जाते हैं। मतलब जब हमारी एज 20 से ऊपर हो जाती है तो हम समझदार होते हैं ना, तभी तो शादी की उम्र 21 साल रखी गई है लड़कों की। क्यों? क्योंकि वो थोड़े समझदार हो जाते हैं भाई। ठीक है, हाँ, तो शादी की उम्र 21 साल इसी वजह से रखी गई है भाई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई? समझ पा रहे आप मेरी बात को?
तीसरा जो मोलर दंत है, इसका मतलब आप समझ गए कि आखिर हम इसको थर्ड मोलर दंत क्यों कहते हैं, है ना। कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर ये थर्ड मोलर क्या है, तो मैंने उनको कहा था कि भाई कल का ही टॉपिक है, आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब वो समझ गए भाई सभी कि आखिर मैं इसको थर्ड मोलर क्यों कहता हूं, क्यों, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, इसलिए हम इसको थर्ड मोलर दंत कहते हैं। तो शायद आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी दांतों की, कि दांत कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है भाई, सेम ऊपर के जबड़े में प्रेजेंट अरेंज होते हैं। चलिए, तो बच्चों वाले जो डेंटिस्ट फॉर्मूला है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन से दंत अनुपस्थित होते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें प्री मोलर तो पूरे की पूरे अनुपस्थित हैं, जबकि मोलर कौन सा अनुपस्थित है, आप बोलेंगे सर केवल थर्ड मोलर दंत अनुपस्थित होता है। बोलो होता है नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो जो हमारी अक्ल दाढ़ है वो तो भाई 20 साल के बाद आती है ना, तो इसमें थर्ड मोलर दंत भी अनुपस्थित होता है छोटे बच्चों में। ये सभी क्वेश्चन है, इनको एक एक चीज को हमें समझना है। ठीक है भाई, अब जो अक्ल दाढ़ होती है ना, अक्ल दाढ़, उसे हम अवशेषी अंग के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे अंग? अवशेषी अंग। देखो अवशेषी अंग क्या होता है, जिन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में, अवशेषी अंग को बोलते हैं वेस्टिजियल अंग। चलिए आप ऐसा कीजिए, वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर नोट कर लीजिए, चाहे वहां पर नोट कर लीजिए कहां पर मैं बोल रहा हूं, आप नोट्स निकालिए या लिखो उसमें, जहां मैंने ये लिखाया है ना कि थर्ड मोलर जिसको हम अक्ल दाढ़ कहते हैं ना, वो पॉइंट लिखा होगा, उसके आगे आप लिख लेना इसे अवशेषी अंग माना गया है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। और क्या नोट करना है आपको, जो मैंने थर्ड मोलर वाली लाइन है ना, वहां पे आपको लिखना है कि इसे अवशेषी अंग माना गया है। क्या माना गया है? अवशेषी अंग। ठीक है, लिख लिया होगा। तो अवशेषी अंग क्या होता है मैं आपको बताऊं, सुनिए। ऐसे अंग जो हमारी बॉडी के अंदर अनुपयोगी हैं, अर्थात जिनका कोई रोल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे अंग जिनका कोई उपयोग नहीं है, हम उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। तो जो हमारे तीसरी मोलर दंत है, ये भी एक अवशेषी अंग है जो हमारे अंदर क्रियाशील नहीं होती, कार्य नहीं करती कोई। समझ पा रहे हैं? अब ऐसे ही और अवशेषी अंग आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे आपने अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा, परिशेष का। ठीक है, तो अपेंडिक्स का हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है, ये कोई काम नहीं करती, जबकि जो जंतु होते हैं ना, उनमें ये सेलुलोज का पाचन करने का काम करती है, घास फूस को पचाने का काम करती है अपेंडिक्स और जंतुओं में। लेकिन हमारे अंदर ये प्रेजेंट तो है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं भाई? अवशेषी अंग बोलते हैं। ऐसे एक अवशेषी अंग होते हैं ये कर्ण पल्लव की पेशियां, मतलब ये जो हमारा कान है ना, इसमें जो कुछ पेशियां हैं वो भी अवशेषी अंग है। रीजन, गाय भैंस के जो कान होते हैं, गाय भैंस के कान, उन कानों में एक मांसपेशी होती है, उस मांसपेशी की सहायता से वो अपने कानों को ऐसे हिला पाते हैं, हिलाते हैं ना अपने कानों को। लेकिन हम अपने कानों को नहीं हिला पाते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो मांसपेशी तो प्रेजेंट है लेकिन एक्टिव नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो भी ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग हैं, टोटल 180 अंग अवशेषी माने गए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थर्ड मोलर भी कैसा है भाई? अवशेषी अंग है, जिसको हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। तो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। चलिए अब हम आगे यहां पे बात करते हैं। अब मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चन पूछूं। देखिए भाई, ये बच्चे में टोटल दंत कितने? 20, और वयस्कों में दंत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब यहां से 2 क्वेश्चन और पूछे गए। अब वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे पहले तो रिप्लाई करना, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसे दांतों की संख्या, मानव के अंदर ऐसे दांतों की संख्या जो उनके जीवन काल में 2 बार आते हैं। मेरे क्वेश्चन को समझो, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उन दांतों की संख्या बताइए जिनकी उत्पत्ति मानव के जीवन काल में 2 बार होती है।
आंसर मुझे बताओ कि कितने दांत हैं जो मानव के जीवन में 2 बार आएंगे। संख्या बताओ भाई मुझे। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, है ना। नहीं पता, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता। तो सुनिए भाई, अरे एक दिमाग लगाओ यार। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कितने दांत होते हैं? 20। कितने दांत? 20। अब एक बात बताओ, ये एक बार आ चुके हैं ना 20 दांत, जब वो छोटा। अब मान लीजिए मैं हूं, तो मैं जब छोटा सा था, छोटा सा था, तो जब मैं चाइल्ड एज में था, 2-2.5 साल का, 4-5 साल का, तो मेरे अंदर ये कितने दांत थे भाई? 20। तो एक बार तो ये तब आ गए। अब 20 की 20 दांत क्या है भाई? गिर जाएंगे, सभी की सभी दांत गिर जाएंगे, 20 की 20 दांत। अब दोबारा से मेरे अंदर 32 दांत होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई ये जो 20 दांत है ये दोबारा से वही तो आएंगे। नहीं समझे आप? नहीं समझे? देखो सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने दांत हैं जो हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो आप बोलेंगे सर 20 दांत ऐसे हैं जो हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार तो सर वो बचपन की अवस्था में आ जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं और फिर दोबारा से आते हैं वयस्क अवस्था में। तो यार 20 दांत ही तो होंगे जो 2 बार आते हैं, है ना। और अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूं कि उन दांतों को बताइए जो पहली बार आते हैं। तो आप बोलेंगे सर 12 दांत ऐसे हैं जो मानव जीवन काल में पहली बार आते हैं। और वो भी कौन कौन से? 8 तो प्रीमोलर, 8 तो प्रीमोलर और 4 मोलर। 8 तो प्रीमोलर और 4 मोलर, ये 12 दांत ऐसे होते हैं जो मानव में पहली बार आते हैं, है ना। और जो 2 बार आते हैं वो कौन से आते हैं? इनके अलावा जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं। एम आई राइट और नॉट? ये 2 क्वेश्चन भी तो हैं इंपॉर्टेंट। आपको पता चला नहीं पता चला? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि भाई मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ने वाला। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा कि जो आपका रह जाए। और मैंने फर्स्ट डे से मैं आपको कहता हूं कि मेरी कथनी और करनी में कभी भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। जो मैं कहता हूं मैंने आपसे बोल दिया कि हम जो भी पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, पूरे कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, हर टॉपिक को फुल डीपली लेके चलेंगे, है ना। तो वो मैं करूंगा ही और आपको लग भी रहा होगा, ठीक है भाई। किसी भी पॉइंट को, किसी भी क्वेश्चन को हमें नहीं छोड़ना है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ होता है, ये सारी चीज मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। आपको नोट भी लगाता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया ना, सारे कुछ। थोड़ा टाइम तो लगता है, इनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, जब हम डीपली पढ़ते हैं टाइम लगता है। हमारे पास काफ़ी समय है। 11th क्लास हमारी लोकल क्लास है। हमारा उद्देश्य 11th क्लास में केवल अपने कोर्स को अच्छी तरीके से कवर करना है भाई। पूरी साल में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। मैंने क्वेश्चन पूछा वो आप पुट अप कर लेंगे कि भाई 20 दांत तो ऐसे होते हैं जो मानव के जीवन काल में 2 बार आते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो मानव के जीवन काल में केवल 1 बार आते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे चलें। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब ये जो हमारे दांतों वाला जो कंसेप्ट था, पूरा जो दांतों वाला कंसेप्ट था, जो मैंने आपको नोट्स में लिखाया है, वो आपका कंप्लीट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको किसी भी पॉइंट में यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरे दंत के बारे में हमने पढ़ा कि द्विवार दंती क्यों कहते हैं, गर्द दंती क्यों कहते हैं, विषम दंती क्यों कहते हैं, दांतों के प्रकार हमने पढ़े, दांतों की ब्रांच हमने पढ़ी, ओडोंटोलॉजी, है ना। प्रकार हमने देखे, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक, सारा कुछ हमने देखा। उनकी संख्या हमने जानी, उनके कार्य हमने जाने, ठीक है भाई। और डेंटल फॉर्मूला के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि भाई कौन से ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं और कौन से ऐसे दांत हैं जो 1 बार आते हैं। तो ये सारा कुछ अभी हमने पढ़ के चला था भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर हो गया है भाई। तो अब जो अगला टॉपिक है
अब जो अगला टॉपिक है उसके आप केवल नोट्स बना लीजिए, उसके आप नोट्स बना लीजिए और कल हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नोट्स हम जरूर लिख लेंगे, अपने टाइम का सदुपयोग करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, नोट्स लिखना प्रारंभ करें भाई। अब दंत की संरचना, दंत की स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, संरचना के बारे में बात करेंगे। लिखते हुए चलिए, दंत एक कठोर संरचना होती है जिसके तीन भाग हैं। जो दांत होता है उसके तीन भाग होते हैं। आप नंबर ए हेडिंग लगाएंगे डायरेक्ट, शिखर, शिखर को बोलते हैं क्राउन। ये नोट्स चल रहे हैं भाई दांत की संरचना, एक दांत की संरचना के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है शिखर वो देखते हैं। यह है दंत का ऊपरी भाग, यह दंत का ऊपरी भाग होता है। इतना ही लिखना है केवल, बहुत छोटे छोटे से, ज्यादा डिटेल में नहीं है, समझेंगे डिटेल में ना। बी है ग्रीवा, जिसको आप बोलेंगे नेक। एक एक पॉइंट है केवल इनके बारे में। ग्रीवा में आपको लिखना है यह है शिखर व जड़, शिखर व जड़ के मध्य का भाग है। एक बार नोट करना है, केवल आपको समझाने का काम मेरा है भाई, ठीक है। अभी हम नोट करेंगे, केवल इसको नोट्स बना रहे हैं। सी पॉइंट है जड़, जिसको हम बोलेंगे रूट। तो रूट में आप लिखेंगे यह निचला भाग होता है, निचला भाग होता है जो जबड़ों की अस्थि के गर्त में, जबड़ों की अस्थि के गर्त में धंसा रहता है, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए दांत के। अब आपको एक लाइन छोड़कर फिर यहां से एरो लगा के स्टार्ट करना है। एक या दो लाइन आप छोड़ देना, फिर एरो लगा के स्टार्ट करना है। दंत के केंद्रीय भाग में एक गुहा होती है जिसे, एक गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्प कैविटी। दंत के केंद्रीय भाग में एक गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, मज्जा गुहा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पल्प कैविटी में
दंत कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ब्रैकेट में लिखेंगे ओडोंटोब्लास्ट, दंत कोशिका, कॉमा रुधिर वाहिनी, तंत्रिका तंतु, उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है भाई, ये लिख लिया, दंत कोशिका, रुधिरवाहिनी, तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं, कर लिया नोट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दंत कोशिका डेंटिन। अब इस डेंटिन को आप अंडरलाइन करना, दंत कोशिका डेंटिन का स्रावण करती हैं, जो दंत का निर्माण करता है। दंत कोशिका डेंटिन का स्रावण करती है, जो दंत का निर्माण करता है। अच्छा, जो बच्चे पीछे रह गए ना, तो कृपया करके यहाँ वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर इसको मिटाऊंगा मैं, ऊपर वाले को ले लो स्क्रीनशॉट में, हट गया, ये लो। ठीक है, क्योंकि कई जो बच्चे पीछे होते हैं ना, वो आप वीडियो को बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो डेंटिन का स्रावण करती है, जो दंत का निर्माण करता है, लिख लिया भाई। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिन के ऊपर एक सफेद आवरण होता है, जिसे दंतवल्क ब्रैकेट में इनेमल, दंतवल्क ब्रैकेट में इनेमल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दंतवल्क को आप अंडरलाइन करना, दंतवल्क है ना, इनेमल कहते हैं, कर रहे नोट, पीछे मत रहना भाई कोई भी। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनेमल, नीट कर लेना भाई, है ना। नीट में 1998 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर ये नीट में पूछा गया था भाई, बिल्कुल मतलब एम्स में पूछा गया था पहले। अब मैं इसको नीट लिख रहा हूँ ना, नीट लिख रहा हूँ, ये पहले नीट नहीं था उस समय।
उस समय एम्स और AIPMT चलते थे, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जैसे नीट चर्चा में, तो नीट उसके सामने लिख दिया मैंने केवल। सुनिए, लिखिए, एमिलोब्लास्ट कोशिका, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट को अंडरलाइन करना। एमिलोब्लास्ट कोशिका एनेमल का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? एनेमल का। अब ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा लिखा हुआ कि भाई एनेमल का श्रावण कौन करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, एनेमल का श्रावण करती हैं एमिलोब्लास्ट कोशिका, और यही क्वेश्चन नीट एम्स में पूछा गया था भाई 1998 में। ठीक है भाई, एमिलोब्लास्ट कोशिका किसका श्रावण करती हैं? एनेमल का। अभी भाई आप कृपया करके मेरे से मत पूछना कि सर एनेमल और ये क्या है, ये कल का टॉपिक है। तो आपको बिल्कुल कल मैं इसको पूरे को क्लियर करूंगा कि क्या एनेमल है, क्या एमिलोब्लास्ट है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। अभी केवल हम नोट्स बना रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे चलें। एमिलोब्लास्ट कोशिका एनेमल का क्या करती है? श्रावण करती है। दंत के आधारीय भाग में एक छिद्र होता है जिसे शीर्ष छिद्र, इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल पोर, शीर्ष छिद्र कहते हैं, जिससे दंत को रुधिर व तंत्रिकीय संवहन दिया जाता है, संवहन दिया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट है। दंत अस्थि के गर्त में सीमेंट द्वारा स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये जो आपके पॉइंट हैं वो टोटल एक दंत की संरचना के पॉइंट हैं, नोट्स हैं। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि कल हम जानेंगे कि आखिरी एक जो दंत होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी संरचना कैसे होती है। एक दांत का डायग्राम बनाना हम सीखेंगे और कैसे उसकी संरचना, ये सारी कुछ नॉलेज हम कल की क्लास में लेंगे भाई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो डेंटल फॉर्मूला, दांतों के टाइप्स वगैरह, वो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना। और थोड़ी सी आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो बाकी जो ये हमने आज नोट्स किए उनके बारे में हम कल डायग्राम के अकॉर्डिंग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। लिख लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम दे दिया मैंने, लिख लो इसको, नोट कर लीजिए आप तब तक, है ना।